नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले हिस्से में हमने पढ़ा जो भारत में द्वितीय विदेशी आक्रमण हुए, उनमें हिंद यवन शकों के बारे में और साथ ही साथ हमने पढ़ा पहलव के बारे में। सबसे मुख्य वंश, इम्पॉर्टेंट वंश कुषाण वंश आपका बचा हुआ था। तो कुषाण वंश का प्रभाव ज़्यादा रहा, कुषाण वंश की ज़्यादा चर्चा रहती है, इसलिए इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। ठीक, कनिष्क इसके सबसे प्रसिद्ध सबसे फेमस राजा में थे और भारत के सबसे प्रमुख राजाओं में कनिष्क का नाम टॉप 10 में आता है। तो इसको बाकायदा इंडिविजुअल पढ़ना जरूरी है। और प्रश्नों की संख्या से भी अगर आप देखेंगे तो प्रश्नों में भी कुषाण वंश से बहुत से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखते हैं प्रमुख उपबंध क्या हैं। यानी कि मौर्य साम्राज्य समाप्त हो चुका है, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कर्ण वंश आदि भारतीय वंशों की स्थापना हो चुकी है। छोटे छोटे यानी साम्राज्य की जगह छोटे छोटे वंश छोटी छोटी जगहों पर अपना शासन तंत्र स्थापित कर रहे हैं। दक्षिण में सातवाहन कुछ मजबूत स्थिति में थे, लंबे समय तक रहे। ठीक है, लेकिन मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य जैसे बहुत बृहद स्थिति में वो नहीं रहे। इसी दौरान जब आपके विदेशी आक्रमण शुरू हुए, ठीक है, तो विदेशी आक्रमणों में शकों ने भी अच्छे से मजबूती से राज्य किया। ठीक, पहलो भी रहे, ठीक, पहलो उतना नहीं रहे, हिंद यवन भी पश्चिम की साइड में रहे। कुषाणों का व्यापक रहा, कैसे व्यापक रहा, कैसे व्यापक प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो आज पढ़ना है आपको कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, कुषाण वंश, ये कुषाण वंश ये भी विदेशी वंश है। तो इसका विदेश का इतिहास क्या है? यूची या तोखारी नाम की जनजाति थी। ठीक है, मध्य एशिया में बहुत सी जनजातियां थीं, उनमें यूची या तोखारी नाम की एक जनजाति थी। ठीक, ये मध्य एशिया पश्चिम चीन के बॉर्डर पे बिल्कुल थे। ठीक है, और उसी दौरान एक बर्बर जनजाति का भी विकास हुआ, उदय हुआ, और उनका नाम था हूण। ठीक है, हूण, ये हूणों की चर्चा थोड़ी आपकी होगी जब हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इन हूणों के कारण इनको वहां से विस्थापित होना पड़ा, यानी कि इनके पास रास्ता नहीं था कि वहां पर डेवलप कर पाए, तो वहां से विस्थापित होना पड़ा। और जब ये विस्थापित हुए तो ये दो शाखाओं में विभाजित हो गए। ठीक है, विस्थापित होने के साथ दो शाखाओं में विभाजित हो गए। और ये दो शाखाएं कहाँ कहाँ पहुंची? जो इनकी बड़ी शाखा थी वो बैक्ट्रिया के निकट पहुंची, और बैक्ट्रिया आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में स्थित है। इसकी चर्चा पिछले क्लास में हमारी आपकी हो चुकी है। दूसरी शाखा तिब्बत की ओर आई। ठीक है, छोटी शाखा थी तिब्बत की ओर आई। प्रारंभिक तौर पर दो शाखाओं में विभाजित होकर के एक कुछ लोग बैक्ट्रिया की ओर, कुछ लोग तिब्बत की ओर आ गए। ठीक है, इसी दौरान समय बीतता रहा, 5 शाखाओं में विभाजित हो गए। ठीक है, ये दो शाखाएं अब कितने शाखाओं में? 5 शाखाओं में विभाजित हो गई। 5 कौन है हमसे नहीं मतलब, बैक्ट्रिया में कौन सी गई शाखा, तिब्बत में कौन सी गई शाखा, इतने इतिहास का मतलब हमको नहीं है। अब बात आती है भारत की, हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत में जो शाखा आई उसका नाम था कुई-सुआंग। ठीक है, कुई-सुआंग नाम की शाखा थी जो भारत की ओर आई, और यही शाखा कुषाण कहलाए। यानी कुई-सुआंग भारत में आकर के कुषाण नाम से जाने गए, कुषाण वंश के लोग कहलाए, और इन्होंने शासन तंत्र स्थापित किया। अब जिन राजाओं का नाम आता है, बहुत क्रम नहीं लगाना है, कई राजा हैं, कई लोग हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हमें क्रम नहीं लगाना कि हाँ ये आए फिर ये आए फिर ये आए। जिन राजाओं का नाम आता है, जिनके बारे में उचित अभिलेख मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, उनके हिसाब से पढ़ना है, उन्हीं के हिसाब से प्रश्न भी हमारे बनते हैं। कुजुल कड़फिसस प्रथम, ठीक है, कुजुल कड़फिसस प्रथम पहले राजा रहे जो जिबिन किसका नाम है? कश्मीर का। ठीक है, तो जिबिन कश्मीर नाम याद रखिएगा। काबुल, कंधार आदि को, यानी कि पश्चिमी भारत को जीतते हुए उत्तर पश्चिमी भारत को यहाँ पर अधिकार किया। भारत आ गए, भारत के कल्चर के अकॉर्डिंग इनका सारा सिस्टम शुरू हुआ। भारत में सफल होने के कारणों में ये भी आता है, ये अपना थोपने की जगह यहां ढलते चले गए। क्या प्रमाण? महाराजा धीराज की उपाधि ली गई। तो महाराजा धीराज की उपाधि आप जैसा कि जानते हैं भारत में प्रचलित थी। तो कुजुल कड़फिसस
कश्मीर, काबुल, कंधार आदि को जीतते हुए, यानी कि पंजाब, कश्मीर, सॉरी अफगानिस्तान, कश्मीर का उत्तर पश्चिमी एरिया जीतते हुए महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तांबे के सिक्के चलाए, यानी कि भारत के कल्चर के अकॉर्डिंग डेवलप करना शुरू कर दिए, मजबूत स्थिति में आए। फिर राजा आते हैं विम कड़फिसस द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। विम कड़फिसस द्वितीय ये जब आते हैं तो इनके आने के बाद एक नई पहचान कुषाण वंश को भारत में मिली, जिसकी वजह से इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। विम कड़फिसस द्वितीय को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कारणों में देख लें, क्यों मजबूती मिली, क्यों पहचान मिली। सिंधु नदी को पार किया सर्वप्रथम इन्होंने और पंजाब तक अधिकार कर लिया। और पंजाब आप जानते हैं प्राचीन काल से ही भारत के सबसे प्रमुख क्षेत्रों में है, प्राचीन काल में भी है, आज भी है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो पंजाब से जो है, पंजाब तक इन्होंने अधिकार कर लिया। और सबसे बड़ी बात क्या रही? स्वर्ण मुद्राएं, फिर आ गई स्वर्ण मुद्राएं। पिछली क्लास में आपको हिंद यवनों के समय स्वर्ण मुद्राएं मिली थी, लेकिन जो हिंद यवनों द्वारा चलाई गई स्वर्ण मुद्राएं थी, उनको आप जानते हैं कि वो स्वर्ण मुद्राएं यूनान की थी, यूनानी स्वर्ण मुद्राएं थी, यहाँ चलाया गया था। लेकिन अब की बात बदल गई, ठीक। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन, तो सर्वप्रथम तो वो है, तो यहाँ कौन सा सर्वप्रथम है? इस सर्वप्रथम के लिए लगातार प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं, हिंद यवन चुना जाएगा। सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के हिसाब से भारतीय स्वर्ण मुद्राएं, भारत में इनका निर्माण हुआ। भारतीय स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन विम कड़फिसस द्वितीय ने किया, यानी कि कुषाण वंश के समय भारतीय स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ। भारतीय क्यों? शिव, नंदी, त्रिशूल आदि की आकृति बनी हुई थी, भारतीय देवी देवताओं की आकृति, मतलब भारतीय स्वर्ण मुद्राएं। महेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी, वो लिखा हुआ है, भारतीय हो गया। इसी से पता चला कि ये शैव अनुयायी था, यानी कि प्रारंभ में कुषाण वंश के राजा किस धर्म का पालन कर रहे थे? शैव धर्म का। शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी हो चुके थे। शिव, नंदी, त्रिशूल आदि की आकृति बनी थी। स्वर्ण मुद्राएं इसी वजह से भारतीय स्वर्ण मुद्राएं कही गई। महेश्वर की उपाधि दर्ज है और जो लिपि यूज की गई है वो यूनानी और खरोष्ठी है। और आप जानते हैं ये लिपियां भारत में मौर्य साम्राज्य के समय ही आ चुकी थी, ठीक है। तो सीधे नहीं कह सकते हैं कि विदेशी लिपि, आप कह सकते हैं कि ये लिपियां पहले ही आ चुकी थी, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में वो यूज हो रही थी, तो उसी लिपि में तमाम बातें लिखी हुई थी, ठीक है। तो विम कड़फिसस द्वितीय से लगातार प्रश्न आता है। स्वर्ण मुद्राओं में कोई भी कंफ्यूजन ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कि स्वर्ण मुद्राएं कौन सी। भारतीय स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम रूप में यहाँ पर आई, ठीक है, भारतीय याद रखिएगा। ओनली स्वर्ण मुद्राओं की चर्चा रहे तो आप हिंद यवन याद रखिएगा, ठीक है। और यूनानी खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया, तो ये एक बात हुई। फिर इसके बाद इस कुषाण वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क आए। सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क आए। लगभग 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। लगभग 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक का इनका शासनकाल रहा। इन्होंने देवपुत्र की उपाधि ली, ठीक है, देवपुत्र की उपाधि ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, देवपुत्र की उपाधि का प्रचलन भी इन्होंने शुरू किया, ठीक है। देवपुत्र की उपाधि ली। द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, यानी शासन तंत्र इतना अच्छा था कि अशोक से तुलना की गई है। अशोक जैसा शासक पूरे विश्व में कभी नहीं मिल सकता है, तो अशोक से तुलना करते हुए द्वितीय अशोक भी कहा गया कनिष्क को। और इनकी 2 राजधानियां थीं, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम के साथ दक्षिण पूर्व की ओर भी बढ़ रहे थे। तो आज वर्तमान में पाकिस्तान में पेशावर नाम से स्थान फेमस है, जिसका उस समय नाम पुरुषपुर था। पुरुषपुर में पहली राजधानी थी और दूसरी राजधानी मथुरा में इनकी थी।
तो मथुरा इस समय वर्तमान के स्वतंत्र भारत में है, आप जानते हैं। तो 2 राजधानियां थीं, पुरुषपुर पेशावर और मथुरा। बड़ा साम्राज्य था, 2 राजधानियों की आवश्यकता पड़ी। पुरुषपुर पहली राजधानी, पुरानी इनकी राजधानी थी, और मथुरा को भी इन्होंने जब दक्षिण पूर्व में विस्तार किया तो मथुरा को भी राजधानी बनाया। ठीक, 78 ईस्वी जो इनके शासन काल का प्रारंभ है, इसको शक संवत का प्रारंभ भी माना जाता है। शक संवत 78 ईस्वी से ही प्रारंभ हुआ। पिछले वर्ष प्रश्न आया था कि भारत सरकार कौन से संवत को मान्यता देती है, तो बहुत लोग गलत कर दिए, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। ठीक, कभी कभी तो लोग संविधान की उद्देशिका के हिसाब से आंसर लगा देते हैं। देखिए, उद्देशिका अपनी जगह की बात है और मान्यता किसको है, अलग अपनी जगह की बात। तो भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से जिस संवत का प्रयोग किया जाता है वो शक संवत है, यानी 78 ईस्वी को के शक संवत यानी 78 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा मानक संवत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पहले ऐसे भारतीय शासक थे, अब ये विदेशी शासक नहीं हैं, भारतीय शासक थे जिन्होंने, ठीक है, इससे पहले अभी तक कोई नहीं था, सुंगलिन यानी कि हिमालय, सुंगलिन पर्वत माने हिमालय, ठीक है, इसको पार कर, सुंगलिन हिमालय को पार कर चीन के राजा को हराया। चीन के राजा थे पाओ चान। पाओ चान का शासन था उस समय तिब्बत चीन पर। तो इन्होंने जब पार किया सुंगलिन हिमालय, तो पाओ चान ने पहले इन्हें हराया था, लेकिन दूसरी बार कनिष्क विजयी हुए, यानी तिब्बत पर भी अधिकार कर लिया। तिब्बत भी भारत का अंग बन गया, और पर्सिया को भी यानी ईरान को भी हराया, ईरान तक साम्राज्य का विस्तार किया। और परिणाम क्या निकला, चीन से हो करके सिल्क रूट मध्य एशिया को जाता था। तो लगातार प्रश्न आया हुआ है, चीन को हराने वाले पहले शासक, पर्सिया को हराया और सिल्क रूट पर कब्जा जमा लिया। यानी कि प्राचीन काल में सबसे बड़ा जो व्यापारिक मार्ग था पूरे विश्व का, सर्वाधिक व्यापार उसी मार्ग पर होता था, सिल्क रूट पर, उस पर भारतीय शासक कनिष्क का कब्जा हो गया, अधिकार हो गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और इसी तरीके से इसकी एक समरी कही जाती है, लगातार भारत में आया हुआ है। ठीक है, प्रश्नों में आता है कि भारत के किस राजा ने सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो कनिष्क ने सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। कनिष्क ने तिब्बत की ओर भी विजय हासिल की, पर्सिया की ओर भी विजय हासिल की, मध्य एशिया के क्षेत्रों में विजय हासिल की, और भारत के शासक के रूप में विजय हासिल की। इसलिए कहा जाता है क्या, भारतीय सर्वप्रथम किसी भारतीय शासक द्वारा अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की गई। यह महत्व है कनिष्क का। ठीक, इस आगे देखते हैं कुषाण वंश में। ठीक है, कनिष्क के बारे में अभिलेख। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शासन तंत्र की स्थापना हो गई। हमें तमाम जानकारियां जो मिली हैं वो अभिलेखों से हमें जो प्राप्त हुई हैं, पुस्तकों के साथ साथ अभिलेखों से भी। तो कनिष्क से जुड़े हुए अभिलेख कौन कौन से हैं? ठीक, ये डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, प्रश्नों की तरीके से सीधे आपको पढ़ना है। अभिलेख, रबातक अभिलेख की चर्चा होती है। रबातक अभिलेख किससे संबंधित है? कनिष्क संबंधित है। कहाँ पाया गया? अफगानिस्तान में पाया गया। ठीक है, यानी अफगानिस्तान में इनका साम्राज्य था ही था, ईरान तक साम्राज्य था इनका। ठीक है, मध्य एशिया में भी काफ़ी हिस्सों में, तो अफगानिस्तान में पाया गया। भारत में सारनाथ, कौशाम्बी, सारनाथ यानी बनारस, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सांची, मथुरा, श्रावस्ती आदि स्थानों पे इनके अभिलेख पाए गए हैं। इनसे जुड़ी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट हैं, किससे रिलेटेड हैं या कहाँ कहाँ पाए गए हैं, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इनके कनिष्क के जीवन में एक विशेष जो है इवेंट रहा, पाटलिपुत्र पर इन्होंने आक्रमण किया। पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, तो पाटलिपुत्र पर जब आक्रमण किया तो वहां से इन्हें 3 चीजें प्राप्त हुई। लगातार ये प्रश्न आया हुआ है। अश्वघोष प्राप्त हुए, ठीक है, ये बौद्ध विद्वान थे। ठीक, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त हुआ, और एक अद्भुत मुर्गा प्राप्त हुआ। ठीक है, अद्भुत मुर्गे की लगातार चर्चा रहती है, लगातार प्रश्न आया हुआ है। तो अश्वघोष, बौद्ध विद्वान, बुद्ध जी का भिक्षा पात्र और अद्भुत मुर्गा, ये 3 चीजें, यानी कि 3 चीजों को ही प्रश्न बनाता है कि कौन सी 3 चीजें या कितनी चीजें प्राप्त हुई। तो 3 चीजें,
बहुत ध्यान से रखिएगा, अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और अद्भुत मुर्गा। ठीक, भारत में फिर तमाम जगह पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया। तो भारत में साम्राज्य की क्या स्थिति रही, तो आप जानते ही हैं, पूर्व में गंगा नदी घाटी तक इनका सारा कुछ विस्तार था। ठीक, गंगा नदी घाटी आप जान ही रहे हैं, बंगाल तक जाता है। दक्षिण में मालवा तक यानी मध्य प्रदेश विंध्य पर्वत श्रृंखला के निकट तक इनका साम्राज्य का विस्तार रहा। और उत्तर पश्चिम में आप जानते ही हैं, तिब्बत पर भी अधिकार रहा, कश्मीर पर भी, अफगानिस्तान पर भी, पर्सिया, ईरान पर भी। तो बहुत बड़ा साम्राज्य इनका स्थापित हुआ। ठीक है, यानी मौर्य काल के बाद कनिष्क के समय बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक, तक्षशिला में, ठीक है, अब इन्होंने कुछ नगर भी बसाए हैं। तक्षशिला प्राचीन काल से ही चर्चित है। सिरसुख नगर बसाया और कनिष्कपुर कश्मीर में बसाया। तो दो स्थान पूछते हैं कि दो कौन से नगर बसाए गए, तो सिरसुख नगर तक्षशिला और कनिष्कपुर कश्मीर में। इस बात को आप याद रखे रहिएगा। ठीक, और इन्हीं के समय, कनिष्क के समय पहली बार महात्मा बुद्ध की आकृति भी सिक्कों पर छापी गई। महात्मा बुद्ध की आकृति भी सिक्कों पर छापी गई। ठीक, इस बात को भी याद रखे रहिएगा। और इन्होंने बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास किया। और विकास कैसे, जापान, चीन, तिब्बत, इन सब जगहों पर बौद्ध मिशन भेजे गए। 2 साल पहले जापान प्रश्न आया हुआ है कि जापान किसने बौद्ध मिशन भेजा था, कनिष्क ने भेजा था। इस बात को याद रखिएगा। आज भी जापान में बौद्ध धर्म है, चीन में भी है, तिब्बत में भी है। ठीक है, मुख्य स्थान ही तिब्बत बन चुका है। ठीक, इनके जो उत्तराधिकारी लोग रहे, इनके पुत्र का नाम वशिष्ठ था, संयुक्त शासन किया। ठीक है, और अंतिम वासुदेव प्रथम रहे, अंतिम प्रमुख शासक रहे। ठीक है, तो कुल मिला के संयुक्त शासन, भारत में भी इस प्रथा का जो प्रारंभ हुआ यहीं पर हुआ। ठीक, और कनिष्क के दरबार में एक और अतिरिक्त क्वेश्चन आता है, इनके दरबार में भी 9 विद्वान थे और 9 में कुछ लोग लगातार पूछे जाते हैं। तो वे कौन से लोग हैं, चरक राजवैद्य थे। ठीक है, इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे चरक राजवैद्य के रूप में। वसुमित्र बौद्ध विद्वान थे, जिनकी अध्यक्षता में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। अश्वघोष, बौद्ध संगतियों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, बौद्ध संगतियों के बारे में। और अश्वघोष उपाध्यक्ष उसी बौद्ध संगत के थे और ये इनके राज दरबार में राजकवि के रूप में थे। ठीक है, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगत के। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर पार्श निर्ग्रंथ थे, सांगरक्ष राजपुरोहित थे, नागार्जुन फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए। ये भी बौद्ध जो है नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक बने। और तो और नागार्जुन प्रथम वैज्ञानिक विज्ञान के जो है जुड़े हुए भारत के फर्स्ट पर्सनालिटी माने जाते हैं। रसायन विज्ञान से संबंधित रसों आदि के बारे में भी इन्होंने दिया, जो कि हम विज्ञान में पढ़ेंगे। तो शून्यवाद के प्रतिपादक के रूप में इतिहास में फेमस हैं। तो शून्यवाद के प्रतिपादक थे, इनको याद रखिएगा। एजिसिलाओस नाम के ग्रीक इंजीनियर भी यहाँ पर रहते थे इनके दरबार में। मथर नाम के राजनीतिज्ञ थे, जो राजनीति में निपुण थे। मातृचेट नाम के एक लेखक विद्वान थे, जिन्होंने अर्ध शतकम लिखा। तो हो सकता है कभी कठिन बनाने के लिए पुस्तक पूछ ले, अर्ध शतकम किसका है, मातृचेट का। और ये किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। ठीक, लेकिन इनका अंत, इतने अच्छे राजा का अंत बड़ा दुखदाई रहा। तमाम राजाओं का अंत होता है और अक्सर बहुत से राजाओं का अंत बहुत दुखदाई रहा है। और इनका भी अंत, इनके सैनिकों ने इनको रजाई में लपेट के मुकदरों से पीट पीट कर मार डाला। अब इससे दुखद अंत क्या हो सकता है। ठीक है, इनके सैनिकों ने, पूछेगा किस राजा के सैनिकों ने रजाई में लपेट कर मुकदरों से पीट कर मारा, वो कनिष्क हैं। कनिष्क की मृत्यु बहुत ही दुखदाई रही। ठीक है, तो इसको याद रखे रहिएगा। ठीक, रजाई में लपेट कर मुकदरों से पीट कर मारा। इस कुषाण काल में 2 प्रथाएं प्रारंभ हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अक्षय नीवि नाम की एक प्रथा प्रारंभ हुई। अस्थाई भू राजस्व का समर्पण कर दिया जा रहा था। ठीक है, यानी कि भू राजस्व अस्थाई का मतलब हुआ कि उत्तराधिकार में भी वो चलता रहेगा। भू राजस्व का समर्पण यानी कि राज्य उनसे राजस्व नहीं लेगा, इस प्रथा। और नाम पूछेगा अक्षय नीवि क्या है, अक्षय नीवि यानी कि अस्थाई भू राजस्व का समर्पण। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार आपका पूछा है, देवकुल प्रथा, वोगो लोगो। ठीक है,
वोगो लोगो या देवकुल प्रथा। और देवकुल प्रथा की विशेषता क्या थी? मृत राजाओं की मूर्ति बना करके मंदिरों में स्थापित की जाना। ये लगातार आपका सैकड़ों बार प्रश्न आया हुआ है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रखिए। देवकुल प्रथा या वोगो लोगो हो सकता है, वोगो लोगो के बारे जो है नाम से पूछ लिया जाए, ठीक। तो राजा की मृत्यु के पश्चात इनकी मूर्तियां बना करके इनको कहाँ रखा जाता था? मंदिरों में स्थापित कर दिया जाता था, और इस प्रथा का नाम देवकुल प्रथा पड़ा, ठीक है। तो मूर्ति निर्माण में आप जानते ही हैं कि भारत में मूर्ति निर्माण प्रारंभ हो चुका था, प्राचीन काल से ही मूर्ति निर्माण चल रहा था, ठीक। यहाँ राजाओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ, और आप जानते हैं कि कनिष्क समय, कुषाण के समय गांधार कला आ चुकी थी, गांधार कला का पर्याप्त विस्तार हुआ, ठीक है। तो तमाम ऐसी चीज़ें, कनिष्क का एक स्टैच्यू कनिष्क का भी प्राप्त हुआ है, लांग बूट लांग कोट पहने हुए, ठीक है। तो तमाम ऐसी चीज़ें कल्चर की चीज़ें हैं जो हमें प्रमाणित मिली हैं, और उन्हीं के आधार पर ये इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत का ग्लोरियस इतिहास रहा, भारत बहुत उच्च स्तर पर कनिष्क के समय रहा, ठीक है। तमाम जगहों पर विदेशों में शासन तंत्र की स्थापना हुई, भारत में भी जो शासन तंत्र रहा वो स्थिर शासन व्यवस्था के रूप में रहा, विद्वान भी इस समय डेवलप हुए, यानी कला, संस्कृति, हर चीज़ का डेवलपमेंट हुआ। बस ये रहा कि उस दौर में विदेशी आक्रमण हुए थे, तो विदेशी प्रभाव में उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। विस्तार मिला, बहुत बड़े हद तक विस्तार मिला, भारत को पहचान मिली, भारत का बौद्ध धर्म जापान तक पहुंच गया, ठीक है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कनिष्क का साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्यों में है, और कुषाण वंश की इसी वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में ये बात आती है, ठीक। तो कॉमन में हमने इन चीज़ों को पढ़ा, ठीक है। कॉमन में हमने कनिष्क को मुख्य रूप से कुषाण वंश में, और कुषाण वंश से डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के हैं, लगातार आने वाले क्वेश्चंस हैं। इधर उधर की बातों में, फैक्टों में हमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इधर उधर के फैक्टों की जगह ये वो फैक्ट और उनके बारे में मैंने आपको बताया जो लगातार प्रश्न आते हैं, जहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ध्यान से यदि आप वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से इसको आप कवर कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रश्नों में समस्या नहीं होगी। जो भी प्रश्न आप उठा करके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखिए, लाइन से ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। ज़्यादा इधर उधर के नहीं आए हैं, कोई भी समस्या नहीं है। इधर उधर के व्याख्यान सुनेंगे, बिना मतलब इधर उधर उलझे रहेंगे, तो फिर उसका नुकसान आपके करियर पर पड़ता है, आपकी लाइफ पर पड़ता है। इसलिए सचेत होकर बाकायदा इनको पढ़िए, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। कोई बात नहीं समझ में आती है, कुछ बात है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई टॉपिक पर आपको स्पेशली वीडियो चाहिए, आप ये नहीं सेटिस्फाई हैं किन्हीं अन्य के वीडियोस पर, तो उनको भी आप लिख सकते हैं, तो मैं भविष्य में उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चैनल के लिए आपको मैंने बताया सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब कराइए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि उचित जानकारी, सटीक जानकारी, प्रश्नों के अनुसार जानकारी सभी तक पहुंच सके और करियर बनाने में लोगों को लाभ हो, ठीक है। तो कुषाण वंश में इतना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।